नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव के रण में काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं और सभी 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने भी 6 प्रत्याशी पहले उतार दिए थे और अंतिम 1 सीट पर भी पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। काफी चिंतन मंथन के बाद कांग्रेस की सूची सामने आई है और अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि किसके सामने कौन मैदान में जाने वाला है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र जी नरूका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता महिपाल जी महल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से बीजेपी ने सूची जारी करने में एडवांटेज हासिल किया, आपसे काफी पहले उन्होंने सूची जारी कर दी, काफी चिंतन मंथन के बाद में, काफी सोच विचार करने के बाद में सूची जारी की गई, क्या वजह रही? और इस सूची को जारी करने के बाद अब क्या जो मैदान है वो पूरा क्लियर हो चुका है कि आपके सामने कौन मैदान में है और 7 सीटों को लेकर के चैलेंज है, अग्नि परीक्षा दोनों ही पार्टियों के लिए है। एक और जहां बीजेपी सुशासन पर मुहर लगाने जा रही है तो वहीं दूसरी ओर आपका वर्चस्व, 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें विपक्षी दलों के खाते में, जो कि गठबंधन का हिस्सा उसे कहा जा सकता है, और 1 सीट बीजेपी की थी। तो यहां पर विपक्ष के पास भी बड़ी चुनौती है सीट बचाने की। जितेंद्र जी। सभी पार्टियों की नीति रीति अलग अलग होती है जी, और सभी पार्टी अपने अनुसार संगठनात्मक प्रदेश की स्थिति को देखते हुए टिकट का जो बंटवारा जो होता है वो वहां की परिस्थिति के अनुसार होता है जी, और उसी के मुताबिक दोनों पार्टियों की रीति नीति के मुताबिक वो सब होता है। तो इसलिए हो सकता है 1-2 दिन डिले वो हो जाता है, वो कोई खास बात नहीं। सेकेंडरी के आपने जो बताया कि पार्टी बिल्कुल खुले मैदान में है, हम अपोजिशन की भूमिका में हैं, पूरे मन के साथ में हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे आम जन का विशेष समर्थन हमें है। दूसरा, हमें कोई पर्ची सरकार वाला सिस्टम तो है नहीं कि आप जिस पे चाहेंगे जिसको थोप देंगे उसको टिकट दे देंगे। जो बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था, हम बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र को जनता के बीच लेके आएंगे कि पूरे 1 साल होने को है बीजेपी सरकार का कि आपने क्या किया, जो आपने वादे किए क्या आप अपने वादों पे खरे उतरे। हम बीजेपी का घोषणा पत्र जनता के बीच में लेके जाएंगे क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और उसी जो घोषणा पत्र उन्होंने किए हैं जनता को बताएंगे कि आपने उसमें से क्या 10% वादे भी आपने पूरे किए। बिल्कुल। जिस प्रकार से जितेंद्र जी जो मैदान है उस मैदान में अगर देखें तो खिलाड़ी हैं वो नए हैं। बीजेपी ने भी 7 सीटों में से सिर्फ 1 चेहरा पुराना रिपीट किया है, 6 सीटों पर नए खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो आपके सांसद बन चुके हैं, विधायक, और अब आपको तो नया चेहरा वैसे भी उतारना ही था। लेकिन जिस प्रकार से झुंझुनू की बात करें, ओला परिवार को टिकट दिया गया है, रामगढ़ की बात करें तो जुबेर खान के बेटे को टिकट दिया गया है। तो ये परिवारवाद का जिस प्रकार से भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही थी, तो ये कहीं न कहीं फिर से निशाना आपके ऊपर साधते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बीजेपी पार्टी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि दौसा से आप शुरुआत कीजिए। जगमोहन मीणा जी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के छोटे भाई हैं, महुआ से उनके भतीजे लगते हैं जो कि दत्तक पुत्र हैं राजेंद्र मीणा। क्या वो ये भतीजावाद नहीं है? तो इसलिए उनको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि भाई जबकि आपने कहा टिकट वितरण, सबसे पहले हमसे पहले बीजेपी पार्टी ने जो टिकटों का वितरण किया और शुरुआत जो दौसा से की वो जीता जागता उदाहरण है। तो इसमें कतई ये बात कहने का तो उन्हें कोई होना ही नहीं चाहिए। और रही आपने कहा कि भाई कि झुंझुनू से कहा आपने, रामगढ़ से, तो ओला परिवार का काम देखिए, ये कोई परिवारवाद के रूप में उनको नहीं दिया है कि वो लगातार, यदि वो अच्छा काम नहीं करते तो लगातार वो जीत के नहीं आते। आप देख रहे हैं कि सीसराम ओला साहब का काम, कितने बार वो सांसद रहे, कितना बार मंत्री रहे। उनके बेटा विजेंद्र जी ओला, आपने देखा कि जनता का जन समर्थन उन्हें मिला। और जनता का जन समर्थन मिलता है जब आप चुनाव जीत के जाते हो, लोकसभा में जाते हो, विधानसभा में जाते हो, उसी आधार पर जनता का मन टटोलते हुए। और ये झुंझुनू में हमने निर्णय लिया। यदि हम बात करते हैं तो रामगढ़ में भी आपने देखा जुबेर खान साहब, उनके जो जिनको भी टिकट मिला है उनके फादर से, और उससे पहले इनके मदर भी वहां से एमएलए रहे हैं। लगातार वो अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच रहते हैं, चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए जनता का मन टटोलते हुए हमने उनको प्रत्याशी बनाया। बिल्कुल। महिपाल जी, जिस प्रकार से
पत्ते खोल दिए हैं। अब कांग्रेस ने काफी चिंतन मंथन किया, काफी सोच विचार करने के बाद बैलेंस करने की कोशिश की। जिस प्रकार से बीजेपी की सूची आई थी उसके बाद में जो विरोध के स्वर थे वो देखे गए थे, तो कांग्रेस ने कहीं न कहीं एहतियात भी बरता है कि बैलेंस किया जाए और बैलेंस करके सभी को संतुष्ट करके फिर सूची जारी की जाए। तो यहां पर देर आए दुरुस्त आए, सूची चाहे देर से जारी की गई हो लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से जरूर की गई है। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला है। अब कांग्रेस पार्टी 25 तारीख को भी सूची जारी करती तो भारतीय जनता पार्टी को तो कोई सवाल खड़ा करने का हक है नहीं। अब वो बात अलग है कि 23 तारीख की रात को, देर रात को इन्होंने सूची जारी कर दी। प्रदेश की जनता, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को लेके तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे थे कि क्यों इतनी देरी हो रही है। खैर, जो भी है, प्रत्याशी सामने है। मैं तो नरूका साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। नरूका साहब ये कह रहे हैं कि 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और 10 महीने के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, घोषणा पत्र लेके जाएंगे। मैं तो आपको बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूं, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, सात की सात जगह जाना चाहिए, घोषणा पत्र लेके जाना चाहिए और वहां की सातों जगह की विधानसभा की जनता के सामने आपको बातें रखनी चाहिए। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि दर्शक ये भी सवाल जरूर करेंगे कि 10 महीने में कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका कितनी अदा की है। हम तो हमारे सुशासन के दम पे, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 महीने के काम के दम पे, भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति और नीति को लेकर चलने वाली पार्टी, अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी, उसके दम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आप आशीष जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं, इस राजनीति के दाव में भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से चुनाव जीतने का काम करेगी। 7 में से 6 सीटें जो कांग्रेस के लोग कहते थे कि हमारी 6 सीटें हैं, गठबंधन की हैं, गठबंधन के लोग और आपका परिवार तो छिन भिन हो गया है, प्रदेश की जनता देख रही है। और आप कह रहे थे कि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके इस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम करेगा। मेरी इस बात को नोट कर लेना, बेमुश्किल एक आध सीट आ जाए तो आ जाए, वरना सारी सीटों पे कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव जीत के आने वाले हैं। दूसरा, अभी नरूका साहब ये कह रहे थे कि पर्ची की हमारी सरकार नहीं। अरे भाई, आपको कहां दिक्कत है? पहले सांगनेर की जनता ने जीत की पर्ची माननीय भजनलाल जी को थमाई, वोट की मोहर लगा के। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे प्रोएक्सको के माध्यम से एक पर्ची भेजी, अनुशासित विधायकों ने उस बात को स्वीकार किया और विधायक दल का नेता माननीय भजनलाल जी को स्वीकार किया। हमें फक्र है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जिस पे मोहर लगा के भेजता है, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक एक स्वर में उसके साथ खड़े रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरह संगठन नहीं है। आपके पास भी पर्ची आई थी, आपके पास जब 2022 सितंबर 2022 में पर्ची आई थी तो पता है कि आपके केंद्रीय नेताओं ने जो पर्ची भेजी, आपके बड़े नेताओं ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के इशारे पे शांति धारीवाल जी के बंगले पे इकट्ठे होकर 90 से ज्यादा विधायकों ने उस पे इस्तीफे के हस्ताक्षर कर दिए थे। वो बात अलग है कि कांग्रेस के लोग पर्ची को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने नेताओं की इस पर्ची को भी स्वीकार करता है, जनता के जनादेश को भी स्वीकार करता है। 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल भजनलाल जी के नेतृत्व में खिलाने का काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन बात करें झुंझुनू सीट की। झुंझुनू सीट पर राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया है, बागी होकर के चुनावी मैदान में गए थे। कांग्रेस यहां से लगभग 28,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीती थी जी। और अब राजेंद्र भांबू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है जी। ऐसे में जो पिछले प्रत्याशी थे, उनके समर्थक थे, जिनके खिलाफ बगावत करके चुनावी मैदान में उतरने वाले राजेंद्र भांबू को फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लगता है, क्या वो सारे बीजेपी के लीडर राजेंद्र भांबू के साथ खड़े होंगे? आज की माननीय भजनलाल जी की सभा आप देखिएगा, झुंझुनू में माननीय राजेंद्र जी को फार्म भरवाने के लिए भजनलाल जी और अर्जुन लाल जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यूनाइट थे। जो लोग टिकट मांगने वाले थे, जिनको 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भाई बबलू जी चौधरी को टिकट दी, वो सारे इकट्ठे होकर उन्होंने इस बात को भरे मन से ये कहा कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। भजनलाल जी के नेतृत्व में आज आप देखिएगा झुंझुनू की सभा निचले स्तर से लेकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने के लिए इकट्ठा है, यूनाइट है। कांग्रेस पार्टी की तरह 3 टुकड़ों में बिखरा हुआ नहीं है। एक खेमा पायलट का, एक खेमा अशोक गहलोत का, एक खेमा टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा का। इन खेमों की भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां प्रत्याशी
इस बार जिसको टिकट नहीं मिली, ऑब्वियसली बड़े परिवारों में ऐसा होता है कि एक आधा दिन इस तरह की बगावती सुर निकल के आए, पर एक भी जगह हमारा आप देखिएगा मैनेजमेंट और डैमेज कंट्रोल, एक भी जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बागी नहीं हुआ है। और सारे भारतीय जनता पार्टी का जिनको कमल का चुनाव चिन्ह दिया गया उनके साथ आज खड़े रह के फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र जी, जिस प्रकार से अभी महिपाल जी ने कहा कि पूरी बीजेपी एकजुट है, सब लोग नामांकन में एकजुटता के साथ में खड़े हैं, लगभग 28,000 से ज्यादा का गैप जो था उस गैप को पाटने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने बगावत की, और मैं समझता हूं कि ये बगावत ही बीजेपी की हार का कारण बनी थी और शायद इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी ने की है। जितेंद्र जी, बिल्कुल ठीक कहा महिपाल जी ने कि इनकी जो पर्ची सरकार है, ऊपर से जो आदेश फरमान जो इनके लिए जारी होते हैं, तो मैं महिपाल जी को बताना चाहूंगा कि पावर सेंटर का जो विभाजन है राजस्थान में आप देखिए ना, चीफ सेक्रेटरी आपकी सरकार को अलग चला रहे हैं। वो तो सर कुछ भी कह सकते नहीं, हैं। चीफ सेक्रेटरी आपकी सरकार को अलग चला रहे हैं। सीएम हाउस से संदेश जाता है, सीएम हाउस से संदेश जाता है और उसके बाद में वो संदेश सीएम हो जाता है, सीएम हो जाता है, वो वेरिफिकेशन होता है। चीफ सेक्रेटरी का मैसेज होता है कि जब तक मेरा कोई आदेश नहीं हो आपको सीएम हाउस के कोई आदेश मैं झुंझुनू की बात कर रहा हूं, मैं झुंझुनू की उन्होंने जो बताया। और अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है 7 सीटों पे, जहां मैं झुंझुनू की बात कर रहा हूं, स्पेशली झुंझुनू की बात कर रहा हूं। राजेंद्र भाबू के सामने अमित ओला है, हम चुनाव जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, हम बहुत मजबूत स्थिति में हमारे बिल्कुल सामने होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा एक भी कार्यकर्ता के माध्यम से मैं नरोका साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। सर, आपके पास इतने इनपुट तेज हैं, आपकी इतनी इंटेलिजेंस कांग्रेस पार्टी की इतनी साउंड है, मुझे नहीं पता, और फिर भी इतनी साउंड है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, यहाँ के नेता सीएमओ से लेके चीफ सेक्रेटरी तक की सारे आपके पास इतने नॉलेज हैं, तो भाई आपके कार्यकाल में 17 बार पेपर लीक कैसे हो गए, आपको पता ही नहीं लगा? क्या वसुंधरा जी के कार्यकाल में जवाब नहीं हो सकता। पूर्ववर्ती सरकार में हुए कानून कौन लेके आया, कानून कौन लेके आया? ठीक है, गहलोत सरकार से पहले चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से झुंझुनू की सीट पर सीधा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का, लेकिन अगर बात करें त्रिकोण मुकाबले की, खींवसर एक ऐसी सीट है जो हॉट सीट मानी जाती है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिनका समर्थन आपकी पार्टी को था, आपके साथ में गठबंधन में रहे, लोकसभा चुनाव में गठबंधन में रहे, लेकिन अब उपचुनाव में आमने सामने मैदान में जा रहे हैं। ये क्या पॉलिसी है? विधानसभा चुनाव उपचुनाव में जाते हो तो आमने सामने हो जाते हो, लोकसभा में जाते हो तो एक हो जाते हो। देखिए कि गठबंधन वाली जो बात है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ये उन्होंने बड़े सोच समझ के जो भी उनके बीच हुआ होगा, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, जो उनको अच्छा लगा उस मुताबिक इन्होंने आपने किया। और इसमें किंतु परंतु हमारा कैंडिडेट हम जनता के बीच लेके आए हैं, बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या विचारधारा मैच नहीं खाती है क्या लोकल चुनाव के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है कि विचारधारा मैच नहीं खाती, कई सारी चीजें होती होंगी, कई सारे बिंदु होते होंगे, उन सबको देखते हुए आलाकमान ने निर्णय लिया है, और आलाकमान ने निर्णय लिया है तो वो स्वीकार है। इसमें हम लोग होते भी कौन है उस बात पे किंतु परंतु करने वाले, बट हमारा जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और खींवसर को फतेह करेंगे। बिल्कुल। महिपाल जी, खींवसर की मैं स्पेशली बात आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आरएलपी से गहरा नाता आपका रहा है, स्पोक्स पर्सन आप आरएलपी के रहे हैं, आरएलपी की बात आपने विभिन्न मंचों पर रखी है और आज आपके हाथ में बीजेपी की पताका है। बीजेपी, आरएलपी और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला, और आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहला सवाल ये, क्या आरएलपी के पास बेनीवाल फैमिली के अलावा खींवसर में कोई प्रत्याशी नहीं है? अगर या तो हनुमान बेनीवाल खुद लड़ते हैं, भाई को लड़ाते हैं, या पत्नी को लड़ाते हैं। दूसरी चीज, हनुमान बेनीवाल खुद त्रिकोण मुकाबले में पिछले चुनाव की अगर बात करें तो हारते हारते बचे थे, लगभग 2000 के आसपास मतों से, 2000 से भी कम मतों से वो चुनाव जीत पाए थे। जब आरएलपी सुप्रीमो खुद मैदान में थे तब बहुत मुश्किल से जीत पाए थे, और इस बार उनकी पत्नी मैदान में है। किस नजर से इस मुकाबले को देखते हैं? आशीष जी, मैं पहले तो नरुका साहब की इस बात को बड़ा मुझे हंसी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का वहां बड़ा मजबूत संगठन और मजबूत नेता है, जिनको आपने टिकट दी है वो कल रात को 10:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शिवाय सिंह जी चौधरी, रात को उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी वाइफ को टिकट दिया, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है।
रही बात पिछला जो चुनाव था वो कहीं त्रिकोणीय नहीं था, कांग्रेस को तो मात्र 20,500 वोट मिले थे, जमानत नहीं बचा पाई थी खींवसर में कांग्रेस पार्टी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में था। अब रही बात इस चुनाव की, तो कल तक तो कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बड़ी तारीफें करती थी कि हमारा गठबंधन है, INDA के वो हिस्से हैं, पर गठबंधन तो इनका 19 अप्रैल 2024 को ही टूट गया, जिस दिन खींवसर नागौर में वोट पड़े थे लोकसभा के। उसके बाद हनुमान जी ने बाड़मेर हो चाहे अन्य जगह किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखाई, सबको पता है। रही बात चुनाव इस बार घर से लड़ाने की, तो ये तो सारी चीजें पहले से ही तय थी। एक माहौल क्रिएट किया गया था कि कांग्रेस पार्टी अलायंस कर लेगी, कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो 7 जगह चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने आज से 10 दिन पहले ही कह दिया था कहीं चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलाने का अपने राजनीतिक पापा अशोक गहलोत जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो, पर साथ में यह भी चाह रहे थे हनुमान जी कि मेरे पसंदीदा उम्मीदवार को कांग्रेस टिकट दे दे ताकि मैं आसानी से चुनाव जीत जाऊं। पर पहली दफे हम तारीफ करते हैं कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी ने आंख दिखाने वालों को आंख दिखाई है और उनकी गर्मी थोड़ी सी शांत हुई है। भारतीय जनता पार्टी मात्र 2000 वोटों से 2023 में चुनाव लूज कर गई थी, उसकी कसक पूरी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यूनाइट है। वो चाहे घर से लड़ाते चाहे बाहर से लड़ाते, और घर में तो वो ये चाहते हैं चाहे भाई हो चाहे वाइफ हो, बाहर तो वो किसी नेता को देखना ही पसंद नहीं करते, इसलिए हमारे जैसे लोग छोड़ के बाहर निकल लिए थे। और रेवंत जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी कभी हनुमान जी के साथ थे और हनुमान जी के हनुमान के रूप में वो काम करते थे। खैर वो सारी चीजें बहुत अलग विषय की बातें हो जाएंगी, पर मैं आपको बड़े विश्वास से ही बात कह सकता हूं कि जो कसक 2023 में 2000 वोटों की रह गई थी, इस बार ब्याज सहित वो 20,000 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जीत के माध्यम से भजनलाल जी की झोली में, नरेंद्र मोदी जी की झोली में कमल के फूल के साथ वो सीट जिता के भेजने का काम करेगा। बिल्कुल, आरएलपी के पुराने साथी आप रहे हैं और आरएलपी की जो कार्यप्रणाली है, विचारधारा है, उससे काफी अच्छे से आप रूबरू हैं और अब बीजेपी के साथ में आप काम कर रहे हैं, बीजेपी का ध्वज आपके हाथ में है। ऐसे में जो आरएलपी पूरे देश में किंग मेकर की भूमिका के सपने संजो रही थी, किंग मेकर बनने की बातें बोला जा रहा था, लेकिन अब जो जिस प्रकार से चुनाव परिणाम सामने आए हैं, जो मैदान में रिजल्ट सामने आए हैं, उनको देख करके लगता है कि आरएलपी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उस पर तो सर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वो तो आरएलपी के यदि प्रवक्ता बैठे होते तो वो ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं तो प्रवक्ता के रूप में आरएलपी को आप नजदीक से जानते हैं और आज बीजेपी में तो खुल के बोल सकते हैं कि आरएलपी के बारे में। इसीलिए रास्ते अलग अलग हो गए और जो सपने लेते थे मुख्यमंत्री के, आज वो उनको एक सीट विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए एक सीट की जरूरत है। विधानसभा की उपस्थिति के रजिस्टर से भी उस पार्टी का नाम गायब हो जाएगा। वो उनके घमंड, उनके अहंकार की बदौलत खींवसर की नहीं, पूरे प्रदेश की जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। बिल्कुल, दौसा की सीट की अगर बात करें तो जगमोहन मीणा जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, उन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो वहीं डीडी बैरवा को मैदान में उतारा है। मुरारी लाल मीणा की सीट पर डीडी बैरवा को किस नजर से आप देखते हैं इस मुकाबले को? इसमें कोई दो राय नहीं है, जगमोहन जी बहुत बड़े मार्जिन के साथ विधानसभा में पहुंचेंगे। बड़े मार्जिन से दौसा की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। जगमोहन जी नेता हैं, अब वो किरोड़ी जी के भाई हैं, तो उसमें किसी को क्यों मिर्ची लगे। जगमोहन जी ने 2013 का मिर्ची नहीं, मैं उसी आपने देखा होगा उन्होंने 2013 में भी चुनाव लड़ा, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए। 2-3 महीने पूर्व किरोड़ी लाल जी ने बहुत बड़ी सभा करी थी, हाँ। जिसमें आपने साफ कहा था कि क्यों ना एक गरीब को भी हक मिले, पड़ोसी को भी हक मिले, तो वो सब रिजर्वेशन पे थी। वो सब सिद्धांत कहां चले गए? वो रिजर्वेशन पे अरे सर आप थोड़ा सा उस बात पे जाइए ना। वो बयान डॉक्टर साहब का जो था वो SC/ST रिजर्वेशन में जो रिजर्वेशन देने की बात थी, उस पे उनका जवाब था। सर जो लायक आदमी आएगा, वो चाहे किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी की पत्नी हो, किसी का पति, उससे क्या फर्क पड़ता है। और रही बात आप हमें ये बात कहने वालों को, तो कोई कहने का ज्यादा अधिकार है नहीं सर, क्योंकि आपको पता है कि रामगढ़ में आपका क्या स्थिति है, आपकी झुंझुनू में क्या स्थिति है। जहां जहां परिवारवाद के आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले जो सवाल आप मेरे से कर रहे थे, एक बार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल करने से पहले कांग्रेस पार्टी को अपनी भी गिरेबान में देखना चाहिए, झांकना चाहिए। जितेंद्र जी, अभी महिपाल जी जो कह रहे थे, आपका सवाल तब बनता जब कांग्रेस पार्टी अपने जीते हुए सांसदों के परिवार से एक भी आदमी को टिकट नहीं देती सर। लेकिन आप तो स्वयं
बहुत पहले से आप आरोप लगाने लग गए थे ना, कांग्रेस में मुद्दे बड़ी बार पे आइए बात ना। गए, तो फिर क्यों ना आप भी अब सिद्धांत बहुत पे समय बैठे? मैं सुनना समय चाहते हैं, सीमित बस है। आप मुद्दे पे आइए। समय सीमित है सिद्धांत- जितेंद्र जी, जी। समय सीमित है। सार संक्षेप रूप में आप अपना जवाब दें कि जिस प्रकार से दौसा में चुनावी मैदान में जगमोहन मीना है, जिनको टिकट दिया है, शंकरलाल शर्मा का टिकट काट करके और जगमोहन मीना को मैदान में उतारा है, और मुरारीलाल मीना जिनका वर्चस्व है उनकी जगह डीडी बैरवा को मैदान में उतारा है। मुरारीलाल मीना ने 31,000 से ज्यादा मतों की लीड ली थी, वहां से जीत दर्ज की थी। क्या अब ये वर्चस्व बरकरार रहेगा दौसा में? बिल्कुल बरकरार रहेगा। डीडी बैरवा जी बिल्कुल एक सामान्य घर से वो आते हैं। प्रधान, वो पहले पंचायत समिति का उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रधान वो रहे। उसके बाद उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो है वो प्रधान है। और आम जन में बहुत अच्छे से मैसेज है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा एक चयन किया है, कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा चयन किया है। इस अपंग, ये जो सरकार है ये अपंग सरकार है, और इस अपंग सरकार की जो खामियां हैं पूरे देश में ये प्रचारित होगी, पूरे राजस्थान में प्रचारित होगी कि सरकार ने 12 महीने में जिस तरीके से पर्ची बन के ऊपर से आती है, पर्ची से शासन राजस्थान में नहीं चलेगा। ये पूरा शासन पूरे 12 महीने होने जा रहे हैं कि आम जन एक भी भर्तियां, आप बताइए क्या एक भी कैलेंडर इन्होंने जारी किया? हमारी भर्तियों का जो कैलेंडर था वो ही सब चीज हो रही है। क्या इन्होंने एक भी टेंडर जारी किया? क्या एक भी काम किया जो ये गिना पाएंगे आम जन के बीच में जाके? तो मैं इसको कहूंगा ये अपंग सरकार है, अपंग सरकार जो कि कोई भी निर्णय इनके पास लेने के लिए नहीं है, ये निर्णय का इंतजार करते हैं। वो निर्णय दिल्ली से आता है। ठीक है, तो अब सुनिएगा नरुका साहब, बहुत शांति से आप सुनिएगा। मैंने आपको बड़ी विनम्रता और शांति से सुना है। जिस सरकार को आप जिन शब्दों से नवाज रहे हैं, आप पूर्वी राजस्थान से आते हैं। उसी सरकार ने सरकार बनने के कुछ एक महीनों में ईआरसीपी का जो 13 जिलों का बड़ी पानी की समस्या थी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और दिल्ली की सरकार ने आपस में बैठ के ईआरसीपी की बहुत बड़ी सौगात पूर्वी राजस्थान के किसानों को, पूर्वी राजस्थान के तमाम वर्गों को देने का काम क्या किया? ईआरसीपी में क्या किया है आपने? एक मिनट सुनिए, ये कोई पानी का नल तो लेके नहीं आना है कि गंगा जी गए आप एक पानी का लोटा लेके यहां आ गए। कांग्रेस पार्टी एमओयू तक नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी की डीपीआर पूरी हो गई है, जल्दी शिलान्यास होगा। आपको भी लड्डू खिलाने का काम करेंगे। आप आना, उसमें राजनीति अच्छी नहीं बात है, नहीं आपको भी लड्डू खिलाएंगे सर, अच्छी बात है। लेकिन राजस्थान के रहने वाले गजेंद्र सिंह जी शेखावत मंत्री थे। गजेंद्र सिंह जी, लेकिन उनको पता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो वो नहीं चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बात है, ठीक है, मान लेते हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर के ये काम किया, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। अब बीजेपी अगर कर रही है तो टीकाराम जूली मना क्यों कर रहे हैं? शिकायत क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर रही है, करने दो, जनता के सामने आने दो। उसके पेट में चलिए, सिर्फ बातें हैं, कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ भी चलिए, नहीं किया है, सिर्फ बातें हैं। आप करिए ना। शॉर्ट में एक बात का मैं जवाब आपके माध्यम से नरुका साहब से लेना चाहता हूं। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुए, हमने हमारी सरकार बनते ही जो है वो ईआरसीपी का समझौता किया और यमुना जल समझौता किया, जिससे शेखावाटी के लोगों को नहर का पानी मिलना है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की सरकार ने समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरफ राजस्थान में शेखावाटी के किसानों को सौगात देने का काम किया। हरियाणा में जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा पत्र के 10वें पेज पे 5वां पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट भी बता रहा हूं, 5वां पॉइंट है, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये बाकायदा लिखा कि हरियाणा में हमारी सरकार बनते ही राजस्थान का जो यमुना जल समझौता हुआ है हम वापस निरस्त करने का काम करेंगे। भाई साहब के पास कोई जवाब है? तिवारी साहब एक बार आप दिलवा दें। जितेंद्र जी, सर ऐसा है, यमुना जल आप कह रहे हो कि निरस्त करने का काम करेंगे। आपके घोषणा पत्र में 10वें पृष्ठ का 5वां पॉइंट है ये। मैं झूठ बोल नहीं रहा हूं। हरियाणा की बात नहीं कर रहा मैं। अरे सर, राजस्थान में आपकी सरकार आई थी, दोहरी नीति थोड़ी चलेगी जितेंद्र जी, दोहरी नीति थोड़ी चलेगी। राजस्थान के किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। भाई साहब कहां हुआ? अरे सरकार आती तो हम करेंगे ना। तभी राजस्थान में 7 की 7 जगह कांग्रेस पार्टी को मटिया मेल करने के लिए राजस्थान की जनता कमर कस के जीत रहे हैं, इसमें तभी कमर कस के बैठी है। चलिए, आप दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दावे हैं 7 सीटों को लेकर के आज की चर्चा में शामिल हुए। जितेंद्र जी नरुका कांग्रेस प्रवक्ता, तो वहीं महिपाल जी मैला बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत